Hello everyone. In this video, we are going to discuss about the mapping series जो हमने स्टार्ट करी थी. इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा मार्च मंथ का पार्ट 1. ठीक है. देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि रिपोर्ट्स क्लेमिंग द डेथ ऑफ द ईरान का सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमीनी ड्यूरिंग द यूएस इजराइल स्ट्राइक्स हैव इंटेंसिफाइड द ग्लोबल अटेंशन ऑन द ईरान पॉलिटिकल फ्यूचर एंड द रीजनल स्टेबिलिटी. अगेन द ईरान इज इन न्यूज. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ईरान की कंट्रीज को जो है बॉर्डरिंग कंट्रीज है इनको कैसे याद रखा जाए. एक बार फिर से बता देती हूँ. देखो, हमने डिस्कस किया था कि अर्मेनिया एंड अजरबैजान ये दोनों कंट्रीज आपस में कन्फ्लिक्ट में रहती हैं, इसीलिए ये दोनों कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं. देन अफगानिस्तान और पाकिस्तान इनके बीच भी जो है कन्फ्लिक्ट अकर करता है टाइम टू टाइम, एंड हेंस ये दो कंट्रीज भी यहाँ पे बॉर्डर करती हैं. ईरान और इराक जो है, जब भी हमने कभी पढ़ा होगा तो ईरान और इराक कंट्रीज को साथ में ही पढ़ा है. तो अगेन इराक बॉर्डर करता है. लास्ट में जो पेयर हमने याद रखना है दैट इज तुर्कमेनिस्तान एंड तुर्की. देखो, इनका टर्क जो है दोनों के लिए सिमिलर है, सेम वर्ड से स्टार्ट है. तो इस तरीके से हम ईरान की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो याद रख सकते हैं. दैट इज टर्की, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, इराक, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, और टोटल ऑफ 7 कंट्रीज. अब वाटर बॉडीज की बात करें तो अपर यहाँ पे कैस्पियन सी है, दिस इज द पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, एंड दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, यहाँ पे जो वॉर चल रहा है न्यूज में, तो वहाँ की जो जितनी भी कंट्रीज है वो रहेंगी ही रहेंगी. मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट कवर करेंगे और ये कंट्रीज कवर करेंगे जो भी इस वॉर में इंडल्ज है. उसकी मैपिंग को हम डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे ईरान की कैपिटल याद रखनी है, प्लस देयर आर वेरियस लोकेशंस जैसे कि तबरीज, अर्दाबिल, रश्त, खरमानशाह, अहवाज, शिराज, बंदर अब्बास, जाहिदन, किरमान, महाद, सब्जेवार. तो ये सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको याद रखनी है, क्योंकि यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, वहां पे कंट्री का नाम प्लस ये ऐसा कुछ लोकेशन का नाम दे देंगे. देन आप वहां पे आपको मतलब ट्रिक करने की कोशिश करते हैं. जब आपने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जब पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं. ठीक है, क्योंकि न्यूज में ये एरिया काफी ज्यादा है. ठीक है. देन ये ईरान के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आप यहाँ से देख सकते हो. ठीक है. इसमें कैपिटल बता दी, बॉर्डर नेशंस बता दिए, कोस्ट लाइंस भी बता दी. अब की फीचर्स, ये की फीचर्स अगेन दीज आर इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने हैं कि इट इज डोमिनेटेड बाय अ सेंट्रल एरिड प्लेट्यू व्हिच इज सराउंडेड बाय द माउंटेन रेंजेस. देन जारगोज माउंटेन, again very important stretch northwest to southeast, and it is a major barrier and the resource region. Then we have the Alborz mountains located near the Caspian Sea, which includes the Mount Damavand जो ईरान की हाईएस्ट पीक है. अब इसमें लार्ज डेजर्ट्स मिलेंगे आपको, दस्ते काविर एंड दस्ते लुत. फिर हाईली सिस्मिक रीजन है क्योंकि फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी. एंड जो वाटर बॉडीज हैं लेक उर्मिया एंड द रिवर्स लाइक द करून एंड द सेफिद. ये फीचर्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद अच्छे से कर लेना, जैसे कि जारगोज माउंटेन्स, अल्बरोज एंड अदर थिंग्स. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा. ओके. नेक्स्ट है, एक एयरक्राफ्ट है जो क्रैश हुआ हुडसन रिवर में. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है कि हुडसन रिवर की लोकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे जाके एंड करती है, कौन सी कंट्री से फ्लो करती है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस, ये देखो, ये है हुडसन रिवर. इसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है दैट इज द मुहाक रिवर. ठीक है. तो ये दोनों जाके यहाँ पे ये न्यूयॉर्क से जो है फ्लो करती है, और यहाँ पे जाके ये क्या हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है. ठीक है. इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं. ये कहाँ की मेजर रिवर है, इट्स अ मेजर रिवर ऑफ द न्यूयॉर्क, वेरी इंपॉर्टेंट. देन वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट हिस्टोरिकली एंड इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट वाटरवे. ओके. फ्लोज ऑलमोस्ट एंटायरली विद इन द न्यूयॉर्क स्टेट में ही फ्लो करती है, एंड इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बाउंड्री बिटवीन द न्यूयॉर्क एंड द न्यू जर्सी इन इट्स फाइनल स्ट्रेच. एंड इट कनेक्ट्स द इनलैंड न्यूयॉर्क टू द अटलांटिक ओशन वाया द अपर न्यूयॉर्क बे. ये न्यूयॉर्क बे है और ये कनेक्ट करता है इसको अटलांटिक ओशन के साथ, यहाँ पे देख सकते हो आप. ठीक है. ये पूरा का पूरा जो है ये न्यूयॉर्क से फ्लो करती है, एंड देन इट विल ड्रेन आउट हियर. ओके. नाउ लोकेशन हमने देख ली इसकी. ओरिजिन, ओरिजिन जो है ये एडिरंडक माउंटेन्स है नियर द माउंट मार्सी, द हाईएस्ट पीक इन द न्यूयॉर्क. लेक टेयर ऑफ द क्लाउड्स इज रिगार्डेड एज द सोर्स ऑफ इट्स मेन हेड स्ट्रीम, और इट empties into the upper New York Bay. This is not that much important, but जीके पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि माउंटेन का नाम, ठीक है, ये कौन सा माउंटेन है जो हाईएस्ट पीक है न्यूयॉर्क में, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है.
लेंथ इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट ये टाइडल रिवर है क्योंकि ओशन टाइड्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं इसके वाटर लेवल को। फिर इसके जब ये यहाँ पे ड्रेन करती है, वहां पे एक ग्राउंड वैली जो है वो फॉर्म होती है। मेजर ट्रिब्यूटरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोहाक रिवर इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, ये आपको याद रखना है। एंड नेविगेबिलिटी जो है, नेविगेबिलिटी वो भी इस रिवर से हो जाती है। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। हुडसन रिवर इन द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क। ओके, यहाँ पे ये मैंने इसका गूगल मैप से लोकेशन यहाँ पे डाली है। ठीक है, नाउ escalating hostilities between Iran, Israel, and the US have put the Strait of Hormuz under global scrutiny amid fears of disruption to the oil and the LNG shipments. जैसे कि अभी न्यूज आ रही है कि यहाँ पे अटैक्स होने की वजह से ऑयल शिपमेंट्स जो है वो नहीं जा पा रही हैं अक्रॉस वेरियस रीजन्स, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं एलएनजी की शिपमेंट्स को। ठीक है, और ऑयल जो है ऑब्वियसली प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही जब आप इतना लार्ज स्केल वॉर हो रहा है। ये कंट्रीज विच आर द मेजर सोर्स और द सप्लाई ऑफ ऑयल है, अगर आप वहां पे ही वॉर कर दोगे तो ऑयल के प्राइसेस भी स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी कि धीरे धीरे बढ़ते नजर आएंगे। ठीक है, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, क्योंकि यहाँ पे अभी अटैक हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट्स अ नैरो बट स्ट्रैटेजिकली वाइटल वाटरवे दैट सर्व्स एज द प्राइमरी मैरीटाइम पैसेज फॉर ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द पर्शियन गल्फ टू द ग्लोबल मार्केट्स। कि ये यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से पूरा का पूरा ऑयल जो है ये इसी रूट से आता है। देखो, ये जो कंट्रीज हैं जिनका भी ऑयल है ये कहाँ से जाएगा, इसी रूट से जाएगा। जब आप इसी को चोक कर दोगे तो ये कैसे अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करेंगी। अगर ये ऑयल नहीं एक्सपोर्ट कर पाएंगी तो ये जो इंपोर्ट, देखो अगर एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है तो इनके लिए इंपोर्ट भी चीजें यहाँ से हो रही हैं। जब ये चीज भी ब्लॉक कर दोगे यहाँ से, तो ना ये ऑयल बेच पाएंगी ना ही ये कुछ इंपोर्ट कर पाएंगी अपने लिए, जो चीजें होती हैं बेसिक नेसेसिटीज की। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर, देयर इज वेरी लेस एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से ये इंपोर्ट्स पे डिपेंड होते हैं। तो दोनों वे जो है मतलब देयर इज लॉस लॉस सिचुएशन, कि एक तो एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको फंडिंग नहीं आएगी, और इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि यही ब्लॉक कर दिया गया है। तो इसीलिए जो है ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है विच लाइज बिटवीन द ईरान। देखो ऊपर ईरान, नीचे क्या है, ये दिस पार्ट इज ऑफ ओमान। यहाँ पे ओमान है और ये छोटा सा पार्ट है, ये भी ओमान को बिलोंग करता है, और एक छोटा सा ये वाला पार्ट। इट कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ ओमान and the Arabian Sea. And at its narrowest point, it is about 33 kilometer wide, with shipping lanes only about 3 kilometer wide in each direction. ठीक है, this location is very very important. ठीक है, यहाँ देख सकते हो, देखो दिया भी गया है कि इट्स अ की रूट फॉर द ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट, सॉरी। Okay, now the next is लेबनान। लेबनान was also in news। अब हमने क्या देखना है कि लेबनान की कैपिटल क्या है। लेबनान की कैपिटल जो है दैट इज बेरूत। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं, इसको बॉर्डर करती हैं ओनली टू कंट्रीज विच आर सीरिया एंड इजराइल। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इजी है, इजराइल एंड द सीरिया। और वाटर बॉडी ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन में लाई करती है। ठीक है, now Lebanon is a small sovereign country in the Middle East, located in the eastern shore of the Mediterranean Sea, historically served as the commercial and the cultural crossroads between the Arab world, Europe and the Asia। हमने देख लिया, in the Levant region of West Asia में लाई करती है, capital city is Beirut। neighboring countries हमने देख ली, सीरिया एंड इजराइल। देखो आईएसएस से याद रख सकते हो, इजराइल और सीरिया। ठीक है, लेबनान हैज अ डाइवर्स माउंटेनियस टेरेन है एंड फोर मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स है। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि कोस्टल प्लेन्स है, लेबनानियन माउंटेन्स है, बेका वैली है। इंपॉर्टेंट है बेका वैली, एग्जाम में पूछ लेंगे बेका वैली, यहाँ पे दे देंगे कंट्री का नाम, वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो जो छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बताती हूँ उसको इसी टाइम याद करने की कोशिश करें, सो दैट की वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आप इससे जो है मतलब यू कैन एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो बेका वैली इन द इजराइल, इट्स अ fertile agricultural valley between the Lebanon and the anti-Lebanon mountain ranges, and it forms a part of the Great Rift Valley system. I hope इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ या दिस इज लेबनान, दिस इज इजराइल। देखो यहाँ पे सिर्फ इजराइल और सीरिया का जो बॉर्डर है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, ये जॉर्डन, इराक, ये अर्मेनिया, टर्की, ये सब आगे पीछे है। ठीक है, ओके, गोलिस्तान पैलेस।
which is a UNESCO World Heritage Site in the Tehran, reportedly suffered damage due to the shock waves and the debris from nearby airstrikes amid escalating US-Israel-Iran tensions in 2026. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वन वर्ड में अगर बात करूं कि गोलिस्तान पैलेस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कहाँ पे है? ईरान में। दैट्स इट, दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, ठीक है। ये एक हिस्टोरिकल रॉयल कॉम्प्लेक्स है, जैसे इंडिया में काफी ज्यादा पैलेसेस हैं तो वैसे ही ये भी है, तेहरान में है, ठीक है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2013 में ये बनी गई थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड अलेक्जेंडर स्टब, ये स्टेट विजिट है, ये इंडिया में आए हैं एंड इनकी जो मीटिंग होगी ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से होगी। अब हम डिस्कस करेंगे फिनलैंड और बाकी अदर जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उनके बारे में। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो, जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, फिनलैंड इज अ नॉर्डिक कंट्री। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, ये सारी की सारी क्या है? नॉर्डिक कंट्रीज हैं। अब इन्हें नॉर्डिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है नॉर्डिक का मीनिंग होता है नॉर्थ, तो ये सारी कंट्रीज नॉर्थ नदर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लाई करती हैं, इसीलिए इनको नॉर्डिक कंट्रीज जो है वो कहा गया, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री है? देखो, फिनलैंड, लैंड के साथ आप दूसरा लैंड याद रखना, आइसलैंड, ठीक है। फिर स्वीडन, डेनमार्क एंड द लास्ट वन इज नॉर्वे, ठीक है। स्वीडन, डेनमार्क, डेन पे खत्म हुआ स्वीडन और डेन से दूसरा शुरू हो गया डेनमार्क, और नॉर्वे, ठीक है। फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, ये सारी क्या है? हमारी नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अब ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इंक्लूड योर डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे। ये सिर्फ तीन कंट्रीज मिला के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। क्यों इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं? क्योंकि दे हैव अ डिफरेंट कल्चर, ठीक है, एंड दे हैव अ लिंग्विस्टिक ट्रायो, मतलब यहाँ इन तीन कंट्रीज में मोस्टली सेम लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है, प्लस जोग्राफिकली जो है ये काफी ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के, तो इसीलिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और नॉर्डिक कंट्रीज का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। नॉर्डिक कंट्रीज मीन्स जो नदर्न पार्ट ऑफ मतलब यूरोप में लाई करती हैं। स्कैंडिनेवियन उनको क्यों कहा गया है सिर्फ तीन कंट्रीज को? क्योंकि उनका कल्चरल जो है दे आर सिमिलर, लैंग्वेज जो है वहां पे थोड़ी सिमिलर है, दैट्स व्हाई दे आर स्कैंडिनेवियन एंड सम आर नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है। अब आपने देखना है कि फिनलैंड के बारे में डिस्कस करते हैं कि फिनलैंड भी अगेन एक नॉर्डिक कंट्री है। देन इसको रशिया से ये इंडिपेंडेंस मिली थी इन 1917 में। कैपिटल इसकी याद रखना, हेलसिंकी। देन नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? नॉर्वे, रशिया एंड द स्वीडन। ये देखो, यहाँ से रशिया, देखो आजाद किससे हुई? रशिया से, तो रशिया इसके साथ बॉर्डर शेयर करता ही करता है, ठीक है। देन वी हैव द स्वीडन एंड वी हैव द नॉर्वे, ये रहा नॉर्वे का बॉर्डर। तो तीन कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं। फिन, देखो फिन से याद रखना, FIN, ठीक है, तीन लेटर्स है ना, तो कौन कौन सा? रशिया का आई याद कर लेना, एन से आप नॉर्वे याद कर लेना और स्वीडन याद कर लेना, ठीक है। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीजें, गल्फ ऑफ बोथनिया देख लेना कि गल्फ ऑफ बोथनिया किस किस के बीच में लाई करता है, तो गल्फ ऑफ बोथनिया लाइज बिटवीन द स्वीडन एंड द फिनलैंड, ठीक है। Then here is the Gulf of Finland. Then this is the Baltic Sea. Again, these locations are very very important. Neighboring countries देख ली, और की फीचर्स अगर हम इसके देखें तो हाईली फॉरेस्टेड लैंडस्केप है, लैंड ऑफ बहुत ज्यादा लेक्स, 56,000। इवन जीके में क्वेश्चन आता है SSC वगैरह में कि कौन सी कंट्री को कौन सी कंट्री को बोलते हैं लैंड ऑफ लेक्स, तो दैट इज फिनलैंड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद लेक साइमा बीइंग द सबसे बड़ी कौन सी है? लेक साइमा। प्री कैम्ब्रियन शील्ड है, मतलब जो कंट्री है इट सिट्स ऑन अ एंशिएंट ग्रेनाइट शील्ड फॉर्म ड्यूरिंग द प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजिकल पीरियड। ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। और ज्योग्राफी में अबाउट वन थर्ड ऑफ द फिनलैंड लाइज नॉर्थ ऑफ द आर्टिक सर्कल, एक्सपीरियंसिंग फिनोमिना सच एज द मिडनाइट सन एंड द पोलर नाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे द कर्ड्स हैव रिटर्न टू द ग्लोबल स्पॉटलाइट फॉलोइंग द रिपोर्ट्स दैट द CIA इज कंसीडरिंग एंगेजिंग कर्डिश आर्म्ड ग्रुप्स टू प्रेशर द इरानियन regime। देखो, सबसे पहले कर्ड, कुड्स बोलते हैं इनको, कुड्स, ये क्या है? ये एक एथनिक ग्रुप है, ठीक है, इंडिजिनियस टू द माउंटेनियस रीजन ऑफ द मेसोपोटामिया,
जिसको हम मतलब जिनको इन्होंने नाम दिया है कुर्दिस्तान, ठीक है। एंड इट स्पैन अक्रॉस द एरियाज ऑफ 4 कंट्रीज, इन 4 कंट्रीज के नाम याद करने हैं, ठीक है। प्लस ये दुनिया की जो सबसे बड़ी एथनिक ग्रुप है जो विदाउट एक परमानेंट नेशन स्टेट के जो है वो रह रहा है, इसलिए इनकी लड़ाई है कि इनको भी एक परमानेंट नेशन जो है दे वांट टू एस्टैब्लिश दैट, ठीक है। नाउ जो है इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये इंडो यूरोपियन एथनिक ग्रुप है विच इज इंडिजिनस टू द मेसोपोटामियन प्लेन्स एंड द हाइलैंड्स ऑफ द वेस्ट एशिया। पॉपुलेशन है इनकी अराउंड 30 to 40 मिलियन एंड दे आर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेटलेस एथनिक ग्रुप। अब ये आपको 4 मेन कंट्रीज में मिलेंगे, कहाँ कहाँ? ईरान, इराक, सीरिया, टर्की। कैसे याद रखना? ईरान, इराक साथ में टर्की, सीरिया, ये भी इनके ये 4 कंट्रीज हैं जहां पे ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टर्की, सीरिया, ईरान, इराक, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मेजर इश्यूज और रीजनल स्ट्रगल्स दे आर फेसिंग, कि ईरान में अलग है, इराक में अलग है, सीरिया में अलग है। मतलब कोई भी कंट्री जो है इन्हें पावर या ऑटोनॉमी देने के हक में नहीं है, तो इसलिए ये आगे पीछे जो है वो मतलब स्कैटर्ड है, ठीक है। तो अ, आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना है वो याद रखना है कि 4 स्टेट्स जहाँ पे इन्होंने इनका एस्टैब्लिशमेंट्स है, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या ध्यान में रखनी है कि हाँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टेटलेस एथनिक ग्रुप है इन द रीजन ऑफ द मेसोपोटामिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे WHO एंड द पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली वेरीफाइड द चिले एज द फर्स्ट कंट्री इन द अमेरिकाज एंड द सेकंड ग्लोबली टू हैव एलिमिनेटेड द लेप्रोसी। कि चिली में जो है लेप्रोसी जो है वो एलिमिनेट हो गया। मतलब सिंपल अगर अगर एक ऑन लाइटर मोड, कि चिली खा खा के दे हैव एलिमिनेटेड द लेप्रोसी, बीमारी ही हटा दी इन्होंने मिर्ची खा खा के। जस्ट मतलब जस्ट जोक्स अपार्ट, प्लीज इसे सीरियस मत ले लेना। तो लेप्रोसी क्या है? ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय द स्लो ग्रोइंग बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लैप्रे एंड इट प्राइमरी अफेक्ट्स द स्किन, peripheral nerves, mucosal surfaces of the upper respiratory tract and the eyes, and if left untreated it can cause the progressive and the permanent damage to the skin, nerves, limbs and the eyes, ठीक है। चिले को जो है वो जनवरी पार्ट 2 की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे भी बता देती हूँ कि चिली को कैसे याद रखना है। मतलब चिली का 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। दिस इज चिली, ये इसके सिर ऐसे, और ठीक है, ये इसका हेड, और ये इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे टहनी होती है, ठीक है। इस टहनी का नाम हमने पेरू दिया था, इस पार्ट को हमने बोलीविया दिया था, और ये बड़ा पार्ट इज द अर्जेंटीना। तो 3 कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं, दैट इज पेरू, बोलीविया एंड द अर्जेंटीना। और यहाँ पे इसके जो वेस्टर्न साइड में है दैट इज द पैसिफिक ओशन, ठीक है। नाउ the IUCN and its World Commission on Protected Areas, they have condemned an armed attack on the Upemba National Park, which is headquartered in the DRC, that is Democratic Republic of Congo. Important क्या है? उपेम्बा नेशनल पार्क की बात की गई है, कहाँ पे है? इन द DRC रीजन में, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये अफ्रीका का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और एक इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इन द कॉन्गो बेसिन इकोसिस्टम। देखो ये पूरी कॉन्गो रिवर है, ये जितनी भी रिवर्स देख रहे हो ये पूरा कॉन्गो बेसिन है, तो ये यहीं पे लाई करता है, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न DRC. पार्क स्पैन्स अक्रॉस दीज 3 प्रोविंसेस, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। नेबरिंग प्रोटेक्टेड एरियाज आप देख सकते हो कि कुंडेलुंगू नेशनल पार्क विद द लुबुडी सांपवे हंटिंग रिजर्व एक्टिंग एज एन इकोलॉजिकल कॉरिडोर। दिस इसको थोड़ा सा याद रख सकते हो। देन की फीचर्स क्या है कि प्रोटेक्टेड एरिया है, यूनिक बायोजियोग्राफिक लोकेशन है इसकी, लैंडस्केप्स मिल जाएंगे। देन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी यहाँ पे है इंक्लूडिंग द लेक उपेम्बा, सॉरी, मेजर रिवर्स लुआलाबा रिवर, दिस इज इंपॉर्टेंट रिवर को आप याद रखना, एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट भी ये है ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या था कि कॉन्गो बेसिन के रीजन में लाई करता है, लेक उपेम्बा आपको यहाँ पे मिल जाएगी, एंड इंपॉर्टेंट रिवर इज लुआलाबा रिवर, ठीक है। Okay. Next is India has dispatched 1,000 metric tons of rice as a humanitarian assistance to Malawi after a severe drought triggered by the El Nino, which caused a major food crisis. अब इंडिया ने जो है humanitarian assistance यहाँ पे प्रोवाइड करा है मलावी को। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मलावी कंट्री के बारे में। देखो ये छोटी सी, ये जो आप ये बॉर्डर देख रहे हो ग्रीन वाला, ये सिर्फ इतनी सी जो है ये मलावी कंट्री है, ठीक है। नाम किसके पे पड़ा है? लेक मलावी के नाम पे, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट, लेक चिल्वा यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से एक रिवर निकल के आती है विच इज नोन एज द
शायर रिवर। ठीक है, एक ये रिवर यहाँ से जो है अ, निकलती है, विच इज द शायर रिवर, ये आपको याद रखना है। अब मलावी को कंट्रीज कौन कौन सी बॉर्डर करती है? तंजानिया, जाम्बिया एंड मोजाम्बिक। देखो इसको कैसे याद रखना, टेंशन, टेंजन, टेंजन मतलब टेंशन। ठीक है, तंजानिया, जाम्बिया, टेंशन मत लो और मौज में रहो, मौज से मोजाम्बिक। ठीक है, कैसे याद रखना है? तंजानिया, जाम्बिया, मोजाम्बिक। टेंजन मतलब टेंशन मत लो और मजे में रहो मतलब मौज करो। ठीक है, ऐसे आप इसको भी याद रख सकते हो। ठीक है, नाउ it's a landlocked country in the southeastern Africa, and the country is heavily dependent on subsistence farming, making it vulnerable to the climate shocks such as droughts and floods. Location हमने देख ली, capital इसकी लिलोंगवे। ठीक है, लिलोंगवे, लिलोंगवे। ठीक है, देन नेबरिंग कंट्रीज, तंजानिया, टेंशन मत लो, मजे में रहो, मौज में रहो। फिर की जो ग्राफिकल फीचर्स इसमें क्या क्या है कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, कि जो ये कहाँ पे लाई करती है? ईस्ट अफ्रीकन, इट्स अ पार्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। लेक मलावी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लेक न्यासा, अगेन इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। देन शायर रिवर वैली, द शायर रिवर द ओनली आउटलेट ऑफ द लेक मलावी फ्लोज साउथवर्ड इनटू द जाम्बेजी रिवर। और ये रिवर कहाँ पे फ्लो कर जाती है? नीचे आके जाम्बेजी रिवर पे। सो दिस रिवर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन हाइलैंड्स एंड द प्लेट्यूज हैं, फिर उसके बाद माउंटेन है, लेक चिल्वा बेसिन है, ये इंपॉर्टेंट है, एक ये याद रख सकते हो। मेजर मेजर चीजें जिनको भी मैंने आपको फोकस करने को कहा है, तो वो चीज आपको याद रखनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। Okay, now the Gulf nations are at the center of the major regional crisis following a joint US-Israeli military operation on Feb 28 that escalated into a full-scale war with Iran. हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि जो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है, इसकी कौन-कौन से मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज कौन-कौन सी हैं और उनकी लोकेशन देखेंगे। देखो इसमें हमने कैसे-कैसे याद रखना है इसको, सऊदी एंड यूएई, सऊदी पेयर बना के, मतलब व्हेन समथिंग गेट्स डिफिकल्ट तो आप उसको पेयरिंग कर सकते हो। सऊदी और यूएई का बना लो, ओमान और कतर का बना लो। ठीक है, ओ और क्यू से स्टार्ट होते हैं। और दूसरा बना लो कुवैत और बहरीन का। ये 6 कंट्रीज जो हैं ये इसकी मेंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी कैपिटल्स आप पढ़ लेना। फिर आपने लोकेशन देखनी है कि सऊदी अरेबिया ये सबसे बड़ी है। देन उसके यहाँ पे छोटी-छोटी कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान, कतर। ठीक है, कतर यहाँ पे है छोटा-सा। ठीक है, तो ये गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज के मेंबर्स हैं। यहाँ रेड सी, दिस इज द पर्शियन गल्फ, दिस इज द गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, दिस इज द गल्फ ऑफ ईडन। ये पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, क्योंकि सबको यहाँ और यहाँ वाली वाटर बॉडीज के बीच में मतलब कंफ्यूजन रहता है, तो दैट हैज बीन डिस्कस्ड सेपरेटली, तो आप देख सकते हो। ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था 1981 में। ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है विच वाज क्रिएटेड टू फोस्टर द रीजनल इंटीग्रेशन एंड द कलेक्टिव सिक्योरिटी अमंग द अरब स्टेट्स जो बॉर्डर करती है पर्शियन गल्फ को। 6 मेंबर कंट्रीज हमने डिस्कस की। ठीक है, अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ऑब्वियसली दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन रिजर्व्स, आपको क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के मिलेंगे। ठीक है, मेकिंग देम द सेंट्रल बैंक ऑफ ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स। बियॉन्ड दीज बियॉन्ड ऑयल दीज नेशंस have become the global hub for tourism. लोग जाते हैं फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स थ्रू गीगा प्रोजेक्ट्स एंड द सोवरियन वेल्थ फंड्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये 6 की 6 कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए along with their capitals. Okay. Now the next question is, next topic is, NASA continues to use the Devon Island in the Canadian Arctic as a primary Mars analog site to test the next generation rovers, autonomous drones and the life support system. Important सिर्फ इतना ही है कि डेवॉन आइलैंड इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स अ पार्ट ऑफ कनाडा बट इट लाइज इन द आर्टिक सर्कल। ठीक है, तो ये किसके लिए है यहाँ पे, मतलब आपको फैमिलियर सिमिलर मिल जाता है टू द सरफेस ऑफ मार्स, इसीलिए ये नासा जो है कंटिन्यूअसली इस आइलैंड को जो है वो यूज कर रहा है। ठीक है, लार्जेस्ट अनइनहेबिटेड है। ठीक है, देन क्लाइमेट की बात करें, कोल्ड ड्राई क्लाइमेट एंड द बैरन लैंडस्केप सिचुएटेड इन द आर्टिक आर्चिपेलागो विद द टेरिटरी ऑफ द नूनावुत कनाडा। फिर उसके बाद यहाँ पे जियोग्राफिक फीचर्स आप देख सकते हो एंड देन इसकी सिग्निफिकेंस, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट इंपॉर्टेंट है कि जो डिवॉन आइलैंड है, इट इज लोकेटेड इन द, इट्स अ पार्ट ऑफ कनाडा लोकेटेड इन द आर्टिक सर्कल। Okay. Now, the next is new research has finally confirmed that the Silverpit crater
was formed by a 160-meter wide asteroid impact approximately 43 to 46 million years ago. सिल्वर पिट क्रेटर की बात की गई है, हियर इट इज, जो सी में लाई करता है। स्टडीज ने कंफर्म किया है कि ये एक एस्ट्रॉयड था, वो जब इंडिया मतलब अर्थ पे गिरा था, तो उसकी वजह से ये क्रेटर जो है वो क्रिएट हुआ था, और ये कितने साल पहले की बात है, 43 टू 46 मिलियन ईयर्स अगो पहले की। इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है इसकी लोकेशन। लोकेशन कहाँ है इसकी? नॉर्थ सी में। ठीक है, बहुत बार हम नॉर्थ सी को डिस्कस कर चुके हैं अपने इस सीरीज में, तो ये इसके आगे पीछे की कंट्रीज जो हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके। लोकेटेड हमने देख लिया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द कोस्ट ऑफ यॉर्कशायर एंड 700 बिलो द सी लेवल। ठीक है, सी बेड ऑफ द नॉर्थ सी। साइंटिफिक प्रूफ मिले हैं, कॉज क्या था इसका, इवेंट कब हुआ है, और इसके आफ्टरमैथ जो भी है। ठीक है, नाउ अगेन आज का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज यूएसए has launched a heavy airstrikes on the military targets on the Kharg Island. Now this Kharg Island is very very important क्योंकि ये ईरान का प्राइमरी जो मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑयल एक्सपोर्ट हब है, इस पे अटैक्स किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसकी लोकेशन बन जाती है, ये रहा यहाँ पे हमारा खार्ग आइलैंड। हियर यू कैन सी इट, दिस इज योर स्टेट ऑफ हॉर्मोज। सबसे पहले हमने पढ़ा कि यहाँ पे भी अटैक्स होने की बात की जा रही है। ठीक है, इट इज अ स्मॉल, ये कोरल आइलैंड है which serves as the Iran ka primary crude oil export terminal. It functions as the main hub for loading and exporting the Iranian oil to the global markets. लोकेशन हमने देख लिया है, इसकी लोकेशन पर्शियन गल्फ में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ठीक है, देखो इस वीडियो में जितने टॉपिक्स थे वो डिस्कस कर दिए गए हैं, जो भी मार्च मंथ के 15th तक टॉपिक्स थे दैट हैव बीन कवर्ड। कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आप कुछ और चाहते हो कि वीडियो ऐसे नहीं या कुछ और तरीके से होनी चाहिए, कोई भी आपकी सजेशंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।